So we'll go ahead with next question, question number 31. A particle moves in xy plane under the action of a force. तो एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है. रिमेम्बर इंपॉर्टेंट है एक्स एंड वाई प्लेन. अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F such that the value of its linear momentum p bar at any time is px equal to 2 cos t and py equal to 2 sin t. क्योंकि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा था तो मोमेंटम के भी दो ही कंपोनेंट आएंगे. कौन से दो? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, पी एक्स एंड पी वाई. अगर पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में मूव होगा तो पी एक्स एंड पी जेड. अगर पार्टिकल वाई जेड में होगा तो पी वाई एंड पी जेड. द एंगल थीटा बिटवीन एफ बार एंड पी बार एट एनी टाइम इंस्टेंट इज गिवन बाय. आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ बार एंड पी बार. रिमेंबर व्हाट इज गिवन टू यू. आपको बताया है पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ such that the value of linear momentum at any time is px equal to 2 cos t. मतलब आपको x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम दिया है 2 cos t और आपको y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम दिया है 2 sin t और आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन f बार एंड p बार. तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करते हो? डॉट प्रोडक्ट. मतलब बेसिकली आपको आपको एफ बार डॉट पी बार करना पड़ेगा और एफ बार डॉट पी बार के लिए आपको पता होगा एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई. गुड. यहाँ पे पी एक्स और पी वाई तो है लेकिन एफ एक्स और एफ वाई दिया है क्वेश्चन में? दिया है नहीं ना. तो पहले एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करो. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप आगे सीखोगे लेकिन फिलहाल सिर्फ याद रखो. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम. व्हाट इज फोर्स डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम? व्हाट इज फोर्स डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम? अगर x लिखता हूं तो यहाँ पे मोमेंटम कौन सा? x. और अगर मैं y लिखता हूं तो मोमेंटम कौन सा? y. तो y कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम. इसका डेरिवेटिव लो तो एफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 cos t. और मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव के बाहर. हमने एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में डेरिवेटिव ऑलरेडी लिए हैं और मैंने आपको बताया था कि एज अ फॉर्मूला याद रखो फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कांस्टेंट डेरिवेटिव के कहाँ जाता है? बाहर. कांस्टेंट डेरिवेटिव के कहाँ लिखते हो? बाहर. और डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या आता है? याद है? माइनस साइन. वेरी गुड. तो ये क्या आएगा? माइनस साइन. तो माइनस साइन टी और ये इंटू 2 तो -2 साइन टी. सिमिलरली एफ वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन टी. 2 क्या है? कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर. तो इसको डेरिवेटिव के बाहर लिखो. और साइन टी का डेरिवेटिव क्या था? कॉस टी. तो 2 cos टी. तो आपको मिल गया x कंपोनेंट ऑफ फोर्स और आपको मिल गया y कंपोनेंट ऑफ फोर्स. और अभी आपको फाइंड करना है एंगल. तो एंगल फाइंड करने के लिए इसको ऐसा यूज कर लो. एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई. व्हाट इज एफ एक्स? -2 साइन टी. व्हाट इज पी एक्स? 2 cos टी प्लस एफ वाई. व्हाट इज एफ वाई? 2 cos t. py. व्हाट इज py? 2 sin t. ये 2 इंटू 2 4 -4 sin t cos t और ये +4 sin t cos t जो क्या आ गया? 0. अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री. तो एंगल 90 आना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्विक. अगला क्वेश्चन. एंड वेल बाय द वे बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक भी बताया था. यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है. एक्स कंपोनेंट में कौन है? कॉस. वाई में कौन है? साइन है. और फोर्स में उल्टा है.
एक्स कंपोनेंट में कौन है साइन, वाई में कौन है कॉस। और मैंने आपको बताया था कि एक कॉस एक साइन, और दूसरे वेक्टर में अगर एक साइन एक कॉस और दोनों में से एक नेगेटिव है, क्या एक नेगेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, देखते हैं। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन बाय 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप इज। तो जो दो वेक्टर है उसमें से एक वेक्टर को बोल देते हैं ए बार, दूसरे को बोल देंगे बी बार। तो ए बार कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार। हाँ, 6 माइनस 3, ओके, 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, और ये था 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। आपको अगर दो वेक्टर्स में एंगल फाइंड करना हो तो डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। व्हाट इज कॉस थीटा, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, याद है क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी वेक्टर का अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। गुड। अब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट इज ax, व्हाट इज ax 6, व्हाट इज bx 7, व्हाट इज ay, व्हाट इज by, व्हाट इज az dz प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, गुड। So how much is this? 42 plus 24 minus 12। 24 में से 12 गए, 12 बचा, 12 और 42 54, 54। ओके, तो ये आ जाएगा 54 न्यूमरेटर में, 6 स्क्वायर 81, 81 का रूट 9, 49 प्लस 16 प्लस 16 रूट ऑफ 7 स्क्वायर कितना है, ये भी 81 होगा ना। हाँ, तो 81 का वापस से रूट कितना 9, बराबर। तो ये आ जाएगा वापस से 81। व्हाट इज 54 बाई 81, 2/3, 27 का टेबल, 27 2 का 27 3 का। तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा कितना आ गया 2/3। तो व्हाट विल बी थीटा, थीटा क्या आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। या तो ये ऑप्शन में होना चाहिए, अगर नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, तो फिर ए और बी नहीं आ सकता, तो सी और डी में से चेक करना पड़ेगा। अगर आपको कॉस थीटा पता है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो। कैसे, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/9। व्हाट इज दिस, 5/9, 9 1 जा 9 माइनस 4 मतलब 5/9। ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा, रूट ऑफ 5/3, है ना, बराबर ना। मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख रहा हूँ, वहां पे कॉस स्क्वायर लिख रहा हूँ, बराबर है ना। ये क्या था साइन स्क्वायर था। ये छोटे छोटे गलती एग्जाम में होगी, इसके लिए मैं इधर करके बता रहा हूँ कि ध्यान देना। ये साइन स्क्वायर था, मैंने साइन लिख दिया और साइन को कॉस स्क्वायर बना दिया, तो थोड़ा सा ध्यान दो। तो कहीं पे भी गलती हो तो इमीडिएटली यू शुड स्टॉप मी, क्योंकि ये एग्जाम में गलती होती है ऐसे। साइन स्क्वायर साइन थीटा, तो थीटा क्या आएगा साइन ऑफ रूट 5/3। अब ये आने ही वाला है, ये ऑप्शन में होगा ही।
ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। लेकिन और एक मेथड भी है, तो दूसरा मेथड भी समझ लो। इसके आगे, इस स्टेप के आगे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा 1, और सॉल्व करके हमने लाया साइन थीटा इक्वल टू रूट 5/3। लेकिन हर बार ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे टाइम जाएगा। तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। अगर आपको याद होगा डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा बाय डेफिनेशन? एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल अगर थीटा है और कॉस थीटा क्या था तुम्हारे पास 2/3, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे होता है ना। तो फिर ये साइड क्या आएगा? √5। ये आएगा √5। तो साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √5/3। तो थीटा आएगा साइन इनवर्स ऑफ √5/3। तो ये ज्यादा इजी है, प्रोवाइडेड आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पता है। cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये √5 आ गया। √5 कैसे आएगा? वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। तो पता है ना तुमको, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना था? 9 माइनस 4, तो बी स्क्वायर कितना आ गया? 5। तो बी कितना आ गया? √5। तो ऐसा भी कर सकते थे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये मेथड करना है या फिर ये करना है, ये अभी आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब करने की जगह पे cos थीटा 2/3 एडजेसेंट इज टू हाइपोटेन्यूज 3, मतलब अपोजिट साइड हो गया √5, क्योंकि 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5, 5 का रूट, मतलब √5। तो साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √5/3। तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ √5/3। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। इफ mod of a bar cross b bar is equal to √3 a bar dot b bar, then the value of mod of a plus b is। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, mod of a plus b मतलब a और b का रिजल्टेंट। जानबूझ के आपको mod of a plus b लिख के दिया है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे, मतलब और रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? √of a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमको आदत है इसको r लिखने का, और इन्होंने जानबूझ के बोल दिया mod of a plus b, सो दैट यू गेट कंफ्यूज कि ये क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा, √of a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आंसर ए और बी के टर्म्स में ही है। सिर्फ यहाँ पे कहीं पे भी cos थीटा दिखता नहीं है, दिखता है cos थीटा? नहीं। तो cos थीटा की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अभी वो क्या है वो देखते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैसे बाय द वे, अंडर रूट मतलब रेज टू 1/2, तो अंडर रूट मतलब रेज टू 1/2, मतलब 1/2 तो आना ही चाहिए पावर में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, क्योंकि पावर में हाफ नहीं है। अब सिर्फ cos थीटा फाइंड करना रहेगा, cos थीटा मिल गया तो हो गया काम। इन्होंने आपको बोला है mod ऑफ a बार क्रॉस b बार इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ a बार डॉट b बार। अब ऐसा देने के पीछे एक रीजन और था, मैंने आपको बताया था। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी क्या लिखोगे? वेक्टर। अगर आप राइट हैंड साइड पे स्केलर लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या लिखोगे? स्केलर। ए बार क्रॉस बी बार ये वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? वेक्टर होता है। ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है? वेक्टर। तो उसका क्या लिया हमने? मॉड। मॉड लेना मतलब हम क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। और राइट साइड पे कौन है? स्केलर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर। तो बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ए बार क्रॉस बी बार क्या था? ए बार क्रॉस बी बार बाय डेफिनेशन क्या था? ए बी साइन थीटा। और ए बार डॉट बी बार क्या था?
ए बी कॉस थीटा, वेरी गुड। तो ए बी हो गया कैंसर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब थीटा कितना मिल गया, कितना, 60 डिग्री, वेरी गुड। तो थीटा इज 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60। अब एक काम करेंगे, ये जो थीटा की वैल्यू है ये इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 60 रेज टू हाफ। फिर थीटा की वैल्यू 60, व्हाट इज cos 60, 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1/2, 1/2 हो गया, मतलब 1/2 और 2 हो गया कैंसल। तो ये वाले हो गया कैंसल। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रेज टू हाफ, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, हो गया। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज राइटिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट। ओके चलो, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक थ्योरम है जो आपके थ्योरी क्लासेस में नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है। इट इज ओनली फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट, नॉट इवन फॉर सीईटी। लेकिन सीईटी में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, सिलेबस में नहीं है लेकिन आया है। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स है और तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, व्हाट डू मीन बाय कोप्लेनर, देन द सेम प्लेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन वेक्टर है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है और ये भी एक्स वाई प्लेन में है। तो ऑल द थ्री वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। तो मेरे पास अगर तीन वेक्टर है विच आर को प्लेनर एंड कॉन्करेंट, व्हाट डू मीन बाय कॉन्करेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और एंडिंग एट सेम पॉइंट। तो इमेजिन मेरे पास ये तीन वेक्टर्स थे, इसको पी बार बोल देता हूँ, लेट अस कॉल दिस एज क्यू बार, लेट अस कॉल दिस एज, लेट अस से आर बार। तो पी क्यू एंड आर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है क्या, यस। ये तीनों वेक्टर कॉन्करेंट है क्या, यस। तो एक थ्योरम है विच इज नोन एज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू ओनली concurrent and coplanar vectors, बाकी कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन अप्लाई इट ओनली व्हेन यू हैव थ्री वेक्टर्स व्हिच आर coplanar and concurrent। टी वेक्टर का अपोजिट साइड में जो एंगल है इसको थीटा वन बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल है इसको थीटा टू बोलते हैं, और यहाँ जो एंगल है इसको थीटा थ्री बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, पी अपॉन साइन थीटा वन मतलब पी वेक्टर अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू क्यू वेक्टर अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, क्यू को अपोजिट कौन था, थीटा टू, इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन साइन ऑफ थीटा थ्री। ये है लामीज थ्योरम। पी अपॉन साइन थीटा वन इक्वल टू क्यू अपॉन साइन थीटा टू इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा थ्री। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पी क्यू एंड आर आर थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब कोप्लेनर भी है और कॉन्करेंट भी है ना, एंड आर इन इक्विलिब्रियम। गिवन पी की वैल्यू दी है 1.9318 kgWt। व्हाट इज दिस kgWt, किलोग्राम वेट। अब ये किलोग्राम वेट क्या होता है वो भी समझ लो। व्हाट इज वेट, फोर्स, फोर्स होता है ना, फोर्स। आपसे पूछा आपका वेट कितना है तो आप बोलते हो 60 kg, 70 kg, 80 kg। तो बेसिकली आप बता रहे हो योर वेट इज 70 किलोग्राम वेट, kgWt।
देखो सीजीएस सिस्टम में वेट मेजर करने के लिए वेट का फॉर्मूला याद रखना, m/g। अगर मुझे सीजीएस में वेट मेजर करना है तो मुझे मास को, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का मास है, मुझे 100 को जी की वैल्यू से, जी की वैल्यू कितनी आती है 980, क्योंकि कौन सा सिस्टम है सीजीएस। तो हमने वेट क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए हमने 98,000 डाइन, 98,000 डाइन। लेकिन हम अभी कभी भी 98,000 डाइन बोलते नहीं है सीजीएस सिस्टम में, हम बोलते हैं 100 ग्राम। मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हो, मास बता रहे हो। 100 ग्राम क्या था, मास। जी की वैल्यू तुमने सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं है, किया क्या जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, नहीं ना, किया क्या हमने, नहीं। तो फिर हम रीड करते वक्त इसको बोलते हैं 100 ग्राम वेट। क्या रीड करते हो, 100 ग्राम वेट। अब नॉर्मल लाइफ में अब जिनको साइंस पता नहीं वो क्यों बोलेंगे वेट वेट, वो बोलते हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, लेकिन उनका बोलने का मतलब क्या है, 100 ग्राम वेट, 200 ग्राम वेट, 300 ग्राम वेट, 400 ग्राम वेट। सिमिलरली अगर आप एमके सिस्टम में हो, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो मैंने आपको बताया था ऐसा सिस्टम में और एमके सिस्टम में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस था। एमकेएस में तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ मास टाइम। एसआई में सात थी, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एडिशनली दो सप्लीमेंट्री भी थे, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। और एक डिफरेंस भी है, और एक डिफरेंस भी है, एमकेएस में तुम वेट को किलोग्राम वेट में मेजर करते हो और एसआई में न्यूटन में मेजर करते हो। एसआई में क्या करते हो, न्यूटन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का वेट है 70 किलोग्राम, मतलब उसका बोलने का मतलब क्या है कि 70 किलोग्राम वेट। अगर इसी को मैं एसआई सिस्टम में मेजर करूंगा तो 70 उसका मास था, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। मैं फिलहाल 10 मान लेता हूँ, तो कितना आ गया 700 न्यूटन। तो एसआई सिस्टम में क्या था, न्यूटन, लेकिन एमकेएस में क्या है किलोग्राम वेट। तो यहाँ पे जो लिखा है ना पी, ये जो पी है ये फोर्स है, कितना है 1.9318 किलोग्राम वेट, मतलब ये कौन है फोर्स है। लेकिन कौन सा सिस्टम है एमकेएस। साइन थीटा वन की वैल्यू दी है आपको 0.9659, और आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू पूछी है, बराबर। क्या दिया है टी और साइन थीटा वन, और क्या पूछा है आर, क्या पूछा है आर। तो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूं लामीस थ्योरम का, पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.9318। साइन थीटा वन की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.9659, क्यू की वैल्यू हमको काम में नहीं आने वाली, वी डोंट नीड, जरूरत ही नहीं है। तो क्यू अपॉन साइन थीटा टू लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। आर की वैल्यू फाइंड करना है, और साइन ऑफ थीटा थ्री की वैल्यू कितनी है 150, तो साइन ऑफ 150। और क्योंकि ये जरूरत नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब 1.9318 अपॉन 0.9659 इक्वल टू आर अपॉन, व्हाट इज साइन ऑफ 150, साइन, हाँ ये साइन ऑफ 90 प्लस 60। डायरेक्ट वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो कोई बात नहीं। साइन ऑफ 150 साइन ऑफ 90 प्लस 60, व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा cos थीटा। तो व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस 60 cos ऑफ 60, cos ऑफ 60, cos ऑफ 60। पकड़, श्योर श्योर 100%। आपको पता है ये वन और ये टू का होता है, ओके वेरी गुड। तो ये टू, व्हाट इज cos ऑफ 60 1/2, ये हाफ यहाँ पे आ गया है, फोर होगा पक्का, फोर होगा। ये टू था और ये हाफ वहां गया, तो क्या आएगा वन, तो आज की वैल्यू क्या आएगी वन।
तो है क्या आर की वैल्यू 1? ऑप्शन नंबर सी, यूसी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपसे Q का वैल्यू पूछा होगा तो Q का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको साइन ऑफ थीटा टू की वैल्यू लगेगी। आपके पास साइन थीटा वन की वैल्यू दी हुई है 0.9659। तो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। व्हाट यू हैव बीन गिवन इज, ये एंगल दिया हुआ है 150 और साइन थीटा वन की वैल्यू दी हुई है 0.9659, बराबर। ओके, व्हाट इज साइन ऑफ 90? 1। और ये जो नंबर है ये 1 के बहुत पास में है, मतलब रफली रफली क्या ले सकता हूँ मैं? 1। रफली रफली 1 ले लिया तो थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। तो ये कितना आ गया? 90। और टोटल एंगल कितना होता है? 360 में से 150 और 90 मतलब 240 माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया? 120। फिर ये 120 अगर आ गया तो फिर आपको लामीस थ्योरम में सिर्फ यहाँ पे साइन ऑफ थीटा टू, तो साइन ऑफ 120 लिखना पड़ेगा। व्हाट इज साइन ऑफ √3/2? क्योंकि साइन ऑफ 120 साइन ऑफ 90 प्लस 30 मतलब कॉस ऑफ 30 √3/2, √3/2। ये था 1 और ये था 2 था, और ये कितना आ गया? √3/2। तो Q इक्वल टू 2 × √3/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा ना वहां जाके। √3, व्हाट इज √3 का वैल्यू? 1.732। तो 1.732 ऐसा आंसर आएगा उस केस में। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अगर क्यू पूछा होता तो वो आंसर आता। अगला क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ वेक्टर p bar making angle alpha beta and gamma respectively with x y and z axis, आपको याद है ये अल्फा बीटा और गामा हमने कहाँ यूज किया था? डायरेक्शन कोसाइंस में। अगर मेरे पास एक 3D वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर अगर है हमारे पास, अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस, दिस इज लेट अस से y एक्सिस, ये आ गया z एक्सिस। और अगर हमारे पास एक 3D वेक्टर है, मान लो ऐसा वेक्टर है, इसको हमने तब ए बार नाम दिया था, अभी क्वेश्चन में पी बार बोला तो पी बार बोल देते हैं। पी बार, तो ये जो पी बार है इसने एक्स के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलते हो तुम अल्फा, इसने जो वाई के साथ एंगल बनाया उसको बोलते हो तुम बीटा, और इसने जो जेड के साथ बनाया उसको बोलते हो गामा। फिर हमने डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन किया था, अगर याद होगा कॉस अल्फा इज पी एक्स अपॉन पी, वहां पे ए एक्स अपॉन ए लिखा था। कॉस बीटा इक्वल टू पी वाई अपॉन पी, वहां पे हमने ए वाई अपॉन ए लिखा था। और कॉस गामा इक्वल टू पी जेड अपॉन पी। अगर ये नहीं पता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या पूछा है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब ये सॉल्व करना है तो पहले ये चाहिए, क्यों चाहिए 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, बराबर, करेक्ट। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं तो बीच में हो गया प्लस। तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब हमको चाहिए क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसके लिए मैंने बोला था कि तुमको पहले ये पता होना चाहिए। अब यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा करता हूँ, व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा? पी एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अगर मैं कॉस स्क्वायर बीटा करता हूँ
तो पी वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा लेता हो तो पी जेड स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, मतलब ये आएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। जस्ट अ मिनट। ओके, तो प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है तो तीनों टर्म्स को कंबाइन कर लो, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, ये जो पी वेक्टर है, अगर ये पी वेक्टर पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप है, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी? अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो रूट तो गया, गया कि नहीं? यस, तो क्या आ जाएगा, मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर है। क्या है? पी स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? वन। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या आ गया? वन। क्या आ गया? वन। तो थ्री माइनस वन, तो आंसर कितना आएगा? टू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी अगली बार अगर से क्वेश्चन आता है साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस साइंस स्क्वायर बीटा प्लस साइंस स्क्वायर गामा, डायरेक्टली क्या आएगा आंसर? टू। तो वेक्टर कोई भी हो, आंसर इज ऑलवेज टू। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर इज ऑलवेज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। हमने सॉल्व किया था, शायद 16 था वो। द सम ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16, ऐसा हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे कितना है? 18। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। हमारे केस में शायद 8 था। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 8। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे 12 है, वहां पे 8 था। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, वहां पे भी ऐसा था। ए वेक्टर को हमने स्मॉलर लिया था और बी वेक्टर को हमने लार्जर लिया था। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस, तो वहां पे भी हमने सॉल्व किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 12 एंड 4 एंड 12 ऐसा आंसर आया था हमारा। 6 एंड 10 आया था। तो उसी सेम मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, तो एक काम करते हैं ना, दो फोर्सेस में से एक को ए बोलते हैं, दूसरे को बी बोलते हैं। तो ए प्लस बी, यहाँ पे कितना बोला है? 18। और उन दोनों का रिजल्टेंट, और आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है यहाँ पे? कितना बोला है यहाँ पे? 12। ये वैल्यू दिया है 12। और इन्होंने ऐसा बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों में से एक छोटे वेक्टर को परपेंडिकुलर है। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे स्मॉलर वेक्टर कौन है? ए। तो लेट ए इज लेस देन बी। अगर ऐसा है, तो अगर आपको याद होगा, ये ए है, ये बी है, तो ये रिजल्टेंट है, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ, बोल रहे हो। ऐसा नहीं था वो, ये था ए, उसके बाद रिजल्टेंट है ये। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर किसको? ए को। किसको? ए को। और ये है आपके पास बी। अभी भी याद रखो, अगर रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है तो दूसरा वेक्टर हाइपोटेन्यूज बनता है, और ये एंगल कितना आता है? 90 डिग्री। और अगर आपको याद होगा, ये पूरा सॉल्व करने के बाद मैंने बताया था cos बेटा माइनस ए बाय बी। अब हम वापस सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि तीसरी बार आ रहा है ये। एक बार पी और क्यू के फॉर्म में था, तो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस पी बाय क्यू। तो कॉस थीटा इज माइनस ए बाय बी, ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, from equation number 1 and 2, you will have under root of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज माइनस ए अपॉन बी, और इसकी वैल्यू कितनी है 12। ये और ये हो गया कैंसल, हो गया कैंसल। यस, तो क्या आएगा याद है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 12, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 144, बी माइनस ए, बी प्लस ए इक्वल टू 144, लेकिन बी प्लस ए 18 दिया हुआ है, तो b माइनस ए इंटू 18 इक्वल टू 144, 18 वन जा 18 8 जा, ओके। तो b माइनस ए कितना आ गया 8। अब इसको और इसको कर लो ऐड, b माइनस ए इज 8 और b प्लस ए कितना दिया हुआ है, b प्लस ए 18, मतलब वो कर लो ऐड, ऐड कर लो ऐड, तो 2b ए कैंसल इक्वल टू 26, तो b इक्वल टू 13, b अगर 13 है तो 13 माइनस ए इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 13 माइनस 8 मतलब 5, तो 39 5, a गुना 8 5, b गुना 13, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी व्हाट ही जस्ट सेड, एक मिनट समझ लो, इसका इनका क्या बोलना था वो भी सही है, लेकिन कंडीशंस है। हमने जो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया उसमें ये था ए वेक्टर, और यहाँ पे था आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर, और हमने बी वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, बराबर। तो इस केस में ये बी है, दिस इज आर एंड दिस इज ए, तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, यस यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब बी माइनस ए और बी प्लस ए इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144, तो वही आंसर आ रहा है। लेकिन रिमेम्बर, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली एक्चुअली ये ऐसा होता ही नहीं है, एक्चुअली ये ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि वेक्टर्स को हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पे रख दिया। और हमको कैसे पता कि ये वेक्टर ऐसा नहीं है ऐसा है, तो एंगल 120 डिग्री बनता है ना, एंगल कितना बनता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो उसके बाद ही होगा ना फिर, तो एंगल कितना है 120 डिग्री, करेक्ट। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, देखो प्रॉब्लम ये है, हम यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल से भी कंडीशन ला सकते हैं, यहाँ तक करेक्ट, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी तो चलेगा, लेकिन जब एंगल पूछा हो बिटवीन ए एंड बी तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। एंगल पूछा हो ना बिटवीन ए एंड बी, तो आपको कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी करना ही पड़ेगा। माइनस क्यों, माइनस कॉस की वैल्यू माइनस कब आती है, कौन से क्वाड्रेंट में आती है, सेकेंड, तो आंसर 100% 90 डिग्री के ऊपर है। इसका मतलब फॉर श्योर ए में और बी में एंगल कितना है 120, मतलब मोर देन 90। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये वेक्टर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। तो ठीक है, यू कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी विद दिस मेथड आल्सो। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको याद होगा, हमने कल चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे एरोप्लेन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of circle with constant speed, the motion of particle along the circumference of circle with constant speed, उस केस में अगर पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होता है, स्पीड नहीं, क्योंकि स्पीड क्या होता है कांस्टेंट। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर वापस बताना पड़ेगा। हमारे पास अगर एक सर्कल है, यहाँ पे पार्टिकल है, लेटर से ए पॉइंट पे, पार्टिकल ए से बी पे गया, यहाँ पे एंगल कितना बन गया थीटा। ए पे डायरेक्शन था बी ए, बी पे डायरेक्शन है वी बी, दोनों पॉइंट पे टैंजेंट है। फिर मैंने बताया था कि हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ भी रख सकते हैं,
तो हमने उस वेक्टर को शिफ्ट करके वहां रख दिया, मतलब ये कौन बन गया, वी ए। ये एंगल कितना था, थीटा। ये क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी। और हमने चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, बताओ, 2v साइन थीटा बाय 2। वेरी गुड। तो ये अगर याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट नाउ। द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड, the length of second hand in watch is 1 centimeter. Length of second hand in watch is 1 centimeter. The change in velocity of its tip in 15 seconds is. The change in velocity of its tip in 15 seconds is. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से एकदम अच्छे से सुन लेना। हमारे पास एक क्लॉक है, और आपको पता है क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, 3, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड। यहाँ पे आपको बोला है सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड सबसे पहले ये बताना चाहिए कि सेकेंड हैंड एक राउंड, एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 60 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड इज 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, टिप। टिप, अब ये टिप क्यों यूज किया होगा वर्ड, बिकॉज यू शुड ऑल्सो नो, मैंने अभी अभी बताया, डायग्राम ड्रॉ किया था, मैंने बोला था कि पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, टैंजेंट। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टैंजेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, पार्टिकल कहाँ पे है, कहाँ पे है, सरकमफेरेंस, मतलब कहाँ पे है, बाउंड्री पे है। ये जो सेकंड हैंड है, उसका एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो बाउंड्री पे होगा, कौन होगा वो, टिप। इसके लिए क्या बोला है, टिप। क्योंकि वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, डेल्टा वी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, वो किसके लिए था, टिप के लिए था। किसके लिए था वो, टिप। तो यहाँ पे इसलिए क्या बोला मैंने, टिप। क्लियर, क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ थोड़ा पहली बार समझने के लिए डिटेल में आना पड़ेगा आपको। और ये जो लेंथ है कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। लेंथ को मैं रेडियस लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। इन्होंने आपसे पूछा है कि 15 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, तो सबसे पहले पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 60 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड, और ये हो गए 15 सेकेंड। तो कितना एंगल बन गया, 90। वेरी गुड, 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। गुड। तो यहाँ से आप बोल सकते हो डेल्टा वी इक्वल टू 2v साइन ऑफ 90/2। व्हाट इज साइन ऑफ 90/2, साइन ऑफ 45। व्हाट इज साइन ऑफ 45, 1/√2। तो 2v/√2। मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यस। तो √2 हो गया कैंसल, तो क्या आया, √2v। क्या आया, √2v। अब ये √2v तो ऑप्शन में है नहीं, दिख रहा है, √2 दिख रहा है लेकिन v दिख रहा है नहीं। तो आगे चैप्टर नंबर 3 में आप ये जो सर्कुलर मोशन है इसका डिटेल सीखोगे, और तब आपको ये पता लगेगा कि ये जो v है इसको बोलते हैं लीनियर स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, और लीनियर स्पीड का मतलब क्या होता है, लीनियर स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको क्या बोलते हो, लीनियर स्पीड। मैं चल रहा हूँ तो मैं भी हर 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ ना, आप भी चलते हो, गाड़ी चलाते हो, भागते हो, तो हर 1 सेकंड में आप जितना डिस्टेंस कवर करते हो उसको क्या बोलते हो, लीनियर स्पीड। सही बात। लेकिन यहाँ पे ये जो मोशन था, ये लीनियर मोशन था कि सर्कुलर मोशन था, वेरी गुड। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं करता, वो एंगल कवर करता है। क्या करता है, एंगल। तो हर 1 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हैं उसको, और उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे, ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू ऐसा होता है, वो ओमेगा है। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर स्पीड, 1 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर स्पीड, हाउ मच एंगल इज कवर्ड इन 1 सेकंड। डिनोट किससे करते हो, ओमेगा। ये जो वी है ना, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड का फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड, आर इनटू ओमेगा।
क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में वापस होगा ही मोशन में, लेकिन ऐसा टोल्ड यू कि पहले दो चैप्टर इसके लिए होते हैं कि 2 साल में जो फॉर्मूला लगने वाले हैं कम से कम एक बार सुन लो तो याद रहेगा। तो लीनियर स्पीड इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। और एंगुलर स्पीड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ। आ गए यहाँ तक, वेरी गुड। और वापस 12th स्टैंडर्ड में और 11th में भी आप ये भी सीखोगे, ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला आता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। क्या आता है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। आर की वैल्यू कितनी थी, 1, 1 क्या, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर। 2 पाई, और ये कौन सा हैंड था, सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना है, 60 सेकेंड। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 60 बराबर, वन जा एंड 30 जा। और नीचे कौन था, टाइम, टाइम किस में होता है, सेकेंड्स में। तो क्या बचा, पाई√2 अपॉन नंबर। तो अभी जिनका हो गया स्पेसिफिकली उनके लिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 30 सेकेंड्स। 15 सेकेंड में एंगल कितना था, कितना था, और 30 में कितना होगा, तो आंसर बताओ बिना पेन पेपर के। डेल्टा वी इक्वल टू, डेल्टा वी इक्वल टू 2v sin θ/2। थीटा कितना बना, 180, तो 180/2 कितना, 90, कितना 90, बट साइन 90, तो डेल्टा वी इक्वल टू 2v। लेकिन v क्या है, आर ओमेगा, है ना, आर ओमेगा। आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या हो गया 2 ओमेगा। ओमेगा क्या है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, बराबर, पक्का। तो 2 ओमेगा था, ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड था, तो 2 और 2 4, 4 ओमेगा बाय 60। तो 4 पाई बाय 60, 4 पाई बाय 15, तो आंसर पाई बाय 15 आएगा उस केस में। दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन देते तो हो जाता, तो पाई बाय 15 आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। No, it is 326 if I am not wrong. 328. Next question. The vectors from origin to the points A and B are A cap, A bar equal to 3 I cap minus 6 J cap plus 2 K cap, and B bar equal to 2 I cap plus J cap minus 2 K cap रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के वेक्टर दिए हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से कौन सा वेक्टर स्टार्ट होता है, अब तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स है। आपको पूछा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। हमारे पास एक वेक्टर है, ये आ गया ए वेक्टर, ये आ गया आपके पास दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। दोनों वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुए, ओरिजिन से स्टार्ट हुए। कहाँ से स्टार्ट हुए, ओरिजिन से स्टार्ट हुए, वेरी गुड। इसका एरिया बताओ, बताओ बताओ बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का लास्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी नंबर 6, भूल गए प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर हमारे पास दो एडजेसेंट वेक्टर्स हो, मतलब अगर दो वेक्टर है जो पैरेललोग्राम के दो साइड्स है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हो, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ये क्या होता है, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सही है ना। हमको एरिया किसका पूछा है, किसका पूछा है, ट्राइंगल। तो पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल है, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करोगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए बार क्रॉस बी बार का मॉड। तो पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो ए बार क्या दिया हुआ है, 3 - 6 2, तो पहले
ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं ए बार क्रॉस बी बार? आई कैप, जे कैप, के कैप, और कंपोनेंट किसके? पहले ए के 3 - 6 2, फिर बी के 2 1 - 2, फिर पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। -6 और -2 +12 -2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और माइनस जे कैप -6 - 4, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो 3 माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया? 10 आई कैप +10 जे कैप प्लस क्यू, क्योंकि -10 और माइनस मतलब +10 +15 के कैप बराबर। फिर मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा? ये ए बार क्रॉस बी बार क्या है? वेक्टर है। इसका मॉड कैसे निकालोगे? √x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, 10 स्क्वायर 200, और वहां पे 400 425, 5√17 कितना होता है वो? 5√17 कितना होता है वो? 5√17। हमने पहले भी ये सॉल्व किया है स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में, √425, तो याद होना चाहिए। तो √425 आ गया 5√17। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये था मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन 2, और मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार कितना आया? 5√17/2 आ जाएगा, है क्या? ऑप्शन नंबर ए। अभी 2 क्वेश्चन बच गए ना हमारे इस सेट के। हाँ, वो आपको होमवर्क